हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजकांत शर्मा टीके स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC इसका टाइम पीरियड था। तो हम समय को खराब ना करते हुए हम सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, राजनीतिक जीवन की अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में लोहे के माध्यम से विभिन्न परिवर्तनों का आरंभ होता है। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे के प्रयोग और लोहे की महत्वता के बारे में वो जान गए थे और उसकी उपयोगिता के बारे में जान गए थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में लोहे का उपयोग या लोहे से जो आर्य लोग थे वो परिचित नहीं। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में लोहे के माध्यम से विभिन्न परिवर्तन आरंभ हो गए। उत्तर वैदिक काल में जो कबीला है, यानी कि कबीला को हम जन कहते हैं, और कबीला किस में बदल गया? जनपद में बदल गया। जैसे आप आगे पढ़ोगे तो जन से बनेगा महाजनपद, और उसका हम जानकारी जैन और बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से की जानकारी हम लेंगे। जैसे हम बात करें उत्तर वैदिक काल में जो कबीला है और कबीले से यानी कि जन से जनपद बना है। जैसे इसके उदाहरण देखें, एक तो भरत जन था और एक कुरु जन, दोनों को मिलाकर कुरु जनपद बन गया। ऐसे ही तुर्वस था, तुर्वस और क्रीवी जो जनपद है वो दोनों मिलकर पांचाल जनपद बन गया। कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो पांचाल जनपद था बहुत ही समृद्ध था, यानी कि विकसित जनपदों की श्रेणी में आता। जैसे हम आगे बात करेंगे, इससे बाद में जो मगध है बिल्कुल सर्वशक्तिशाली एक महाजनपद बन जाता है। वैसे ही उत्तर वैदिक काल में जो पांचाल जनपद था वो सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली तथा विकसित जनपद बन गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि सबसे पहले जो राष्ट्र है, राष्ट्र का उल्लेख मिलता है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोग जनपद के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते थे। यानी कि जो जनपद था, इस जनपद के लिए ही लोग किस शब्द को यूज में लेते थे? राष्ट्र शब्द को यूज में लेते थे। कहने का तात्पर्य है, ध्यान रखने बात यह है कि उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई तत्व का आरंभ कम हो गया, जिस कारण राजा के अधिकारों में धीरे धीरे क्या होने लग गई? वृद्धि होने लग गई। जैसे आपको पता है कि जो ऋग्वैदिक काल में जो राजा है, राजा पर जो कंट्रोल होता था, जैसे सभा विदत और समिति का, लेकिन यहाँ आते आते यानी कि कबीलाई तत्वों का प्रभाव तो धीरे धीरे कम होने लगा और राजा के अधिकार धीरे धीरे बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा के जो अधिकारों में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि जो राजा का जो पद था, राजा के पद को दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के रूप में सिद्ध कर दिया गया। अर्थात राजा देवता के रूप में जाने लगा, यानी देवता के समान होता गया। कहने का मतलब है कि राजा देवी उत्पत्ति के सिद्धांत पे कहा जाने लगा कि राजा एक देवता के रूप में माना जाने लगा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि जो राजा का पद था वो वंशानुगत था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते राजा का पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा आप ध्यान से रखें। ये अक्सर क्वेश्चन हर एग्जाम में जो आता ही रहता है। जैसे हिस्ट्री की जो सब्जेक्ट का जो पेपर लगता है उसमें ये क्वेश्चन आता है कि देखिए, राजा के विभिन्न नाम, ये राजा के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं? देखिए, हम बात करेंगे एक तो दिशा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर राजा के नाम। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए, उत्तर में जो राजा हुआ करता था उसको विराट कहा जाता है, दक्षिण में जो राजा हुआ कर उसको भोज कहा जाता है, और पश्चिम में जो राजा है उसको स्वराट कहा जाता है, और ईस्ट यानी कि पूर्व में जो राजा हुआ करता था उसको हम सम्राट कहते हैं, और जो मध्य में जो राजा था उसको क्या कहा जाता था? राजा। कहने का मतलब यही है कि ईस्ट वाले यानी कि ईस्ट वाला जो राजा था उसको सम्राट, नॉर्थ वाले राजा को विराट, और साउथ वाले को राजा को भोज, और वेस्ट वाले को राजा को विराट, और मध्य यानी कि जो मिड में था उसको राजा कहा जाता। लेकिन आपको पता है चारों दिशाओं में जो राजा है, चारों दिशाओं के जो राजा को कहा गया है एक राट। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखें, एक राट क्या होता है, सम्राट क्या है, विराट, राजा, भोज
और स्वराट क्या होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा किस किस नाम से जाना जाता था? एक राट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे चलकर मगध के नंदवंशी एक राजा था, उसका नाम था महापद्मनंद। इस महापद्मनंद को एक राट की उपाधि धारण धारण की, क्योंकि इसने चारों दिशाओं पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। आगे बढ़ते प्रमुख राजाओं के नाम देखते हैं। काशी का जो राजा था उसको अजातशत्रु कहा गया। विदेह का जो राजा था उसको राजा जनक कहा गया। कुरु है उसका उद्वालक आरूढ़ी कहा गया। पांचाल उसको प्रवाहन जावली कहा गया। और केकई का जो राजा था वो अश्वपति राजा थे। लेकिन आपको पता है पांचाल का जो राजा कहलाता था क्या? प्रवाहन जावली। और ये सबसे जनपद था सर्वाधिक विकसित। आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि सभा की बात अपन करते हैं कि प्रतिनिधि सभा थी, यानी कि ऋग्वेद में तो प्रतिनिधि सभा थी, 4 थी, जैसे समिति है, विदत है, सभा है और गण है। लेकिन यहाँ पर उत्तरवेदिक काल में देखिए, उत्तरवेदिक काल में समिति और सभा यानी कि इनका तो महत्व बिल्कुल कम हो गया। साथ ही कहा जाता है कि विदत का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत सभा का प्रयोग होता था, सभा जीवित थी, लेकिन विदत का तो अस्तित्व पूरा का पूरा समाप्त हो गया। हम बात करें कि प्रमुख अधिकारी जो राजा के एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क थे और सलाह और सहायता करते थे, उसमें हम बात करते हैं, यानी कि उनको रत्निन कहा गया। ऋग्वेदिक काल में जो रत्निन की संख्या 7 थी और उत्तरवेदिक काल में रत्निन संख्या 12 थी। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे से एक पिछला जो वीडियो था उसमें मिस्टेक हो गई। मैंने आपको ऋग्वेदिक काल में 12 रत्निन की बात मैंने बता दी है। सॉरी डियर फ्रेंड्स, इसमें 7 है। ऋग्वेदिक काल में जो रत्निन की संख्या कितनी है? 7। लेकिन उत्तरवेदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी ही? 12। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में हम पढ़ते हैं इसकी संख्या 17 भी बताई गई है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा फोकस आपको किसको करना है? 12 को, 12 रत्निन। तो देखिए, प्रमुख रत्निन की बात अगर करें, पिछले वीडियो में सभी रत्निन के जो वर्क हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रत्न है, एक तो भाग दूत है, यानी कि बलि कर को वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसको भागदूत कहा जाता था। संग्रहित यानी कि बलि कर का संग्रहण इकट्ठा करने वाला यानी कलेक्ट करने वाला होता था, उसको हम संग्रहित कहा गया है। अगर उत्तरवेदिक काल की सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सैन्य व्यवस्था में सेना पूर्ण रूप से स्थायी नहीं थी। जिस तरह ऋग्वेदिक काल में सेना थी, ग्रामीणों के द्वारा ही संकटकालीन परिस्थिति में सेना संगठित की जाती थी, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के द्वारा ही, वैसी ही व्यवस्था उत्तरवेदिक काल में भी थी। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था उत्तरवेदिक काल में स्थायी रूप से न्याय व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ऋग्वेदिक काल में क्या था कि जो सभा थी, सभा ही न्याय व्यवस्था को देखते थे। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स यानी कि सिस्टम, यानी कि टैक्स व्यवस्था की बात करते हैं कि उत्तरवेदिक काल में बलि यानी कि कर कंपल्सरी कर दिया गया, यानी कि अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन ऋग्वेदिक काल में जो टैक्स था, जो कर था, वो राजा को जनता स्वेच्छा से देती थी। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स था, कर था, उसको कंपल्सरी कर दिया गया, यानी कि जनता को अनिवार्य रूप से राजा को देना ही पड़ेगा। देखिए, बात करते हैं विषमता क्या होता है? यानी कि विषमता होता है कि कर देने वाला यानी कि टैक्स देने वाला को विषमता कहा गया है। और विषमता जो वैश्य जाति से कर लेने वाला विषमता कहा गया है, यानी कि राजा को विषमता कहा जाता था। तो ये तो बात थी टैक्स की बात। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्तरवेदिक काल में जो सामाजिक जो जनजीवन है, उस सामाजिक जनजीवन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए प्लीज। देखिए, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था क्या है? पूर्ववेदिक काल या ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि वर्ण व्यवस्था की नींव तो पड़ गई थी, लेकिन व्यवस्थित वर्ण व्यवस्था की स्थापना व विस्तार उत्तरवेदिक काल में हुआ। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि वर्ण व्यवस्था देखिए वहाँ पर कर्म के आधार पर थी ऋग्वेदिक काल में, वहाँ इसकी जो नींव तो पड़ गई थी, लेकिन जो इसकी जो विस्तार और इसकी जो स्थापना है सर्वाधिक कहाँ हुई? उत्तरवेदिक काल में होती है।
उत्तरवेदी काल में वर्णों की स्थिति जाति के द्वारा निर्धारित होने लगी, यानी कि उत्तरवेदी काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी जाति के आधार पर निर्धारित होने लगी। हम ब्राह्मणों की बात करते हैं। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण जाति की हम बात कर रहे हैं। देखिए ब्राह्मण 1000 BC 1000 बिफोर क्राइस्ट यानी कि लोहे के आगमन के साथ ही उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ होता है। आपको पता है कि 1000 BC में लोहे का प्रयोग और लोहे की जानकारी उस उत्तर वैदिक काल के लोगों को यानी कि आर्य को हो गई थी। तो कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल का जो आरंभ है वो लोहे के आगमन से ही होता है। लोहे के आगमन से कृषि अर्थव्यवस्था में विस्तार हुआ। इससे कृषि अधिवेश का मतलब लाभ की उत्पत्ति होने लगी। लाभों को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ की शुरुआत हुई, यानी कि जो अनुष्ठान करवाने लगे जो पुरोहित वर्ग के जो उच्च अधिकारी थे और अपने लाभों के लिए यज्ञ करने लगे। इस कारण ब्राह्मणों की क्या होती है, स्थिति सुधरने लगी। ब्राह्मणों की स्थिति सुधरने के साथ साथ क्या होता है, कुछ समय पश्चात ब्राह्मण सरोच होने लगे। धीरे धीरे तो पुरोहित वर्ग तो नीचे आने लग गया, फिर ब्राह्मण क्या होता है, उनके पास धन दौलत बहुत ज्यादा आने से क्या होता है कि ब्राह्मणों की स्थिति बहुत बढ़िया होने लगी। क्षत्रियों की स्थिति भी ब्राह्मणों के बाद यानी कि दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आने लगे। वैश्य भी धीरे धीरे उन्नति कर रहे थे। तो कहीं तीनों यानी कि धीरे धीरे वैश्य भी उन्नति कर रहे थे, तो तीनों को क्या कहा जाने लग गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाने लग गया। देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज उनका उपनयन संस्कार होता है, लेकिन शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता। इस उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार इन शूद्रों को नहीं था। तो उनको क्या कहने लगे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाने लगा। देखिए अंश बलिकृत क्या होता है, अंश बलिकृत क्या होता है कि वैश्यों को कहा जाता था, यानी कि जो वैश्य जाति थी उनको कहा जाता, क्योंकि वे दूसरों को कर देते थे, अर्थात दूसरों को कर देने वाले को ही अंश बलिकृत कहा जाने लगा। शूद्रों की अगर बात करें तो शूद्र इनका कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना, यानी कि शूद्रों का कार्य क्या था, दूसरे वर्ग यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे उनकी सेवा करना था। ठीक है, गोत्र की बात करते हैं, गोत्र व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित होती है। जो आपको पता है कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल उसमें ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, 2 से 7 जो मंडल थे उनमें गोत्र की बात कही गई है। तो गोत्र जहां एक ही स्थान पर गोधन के को एकत्रित किया गया हो, एकत्रित करने वाले लोग एक ही कुल के होते थे। यहीं से गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा चली थी। आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए आश्रम व्यवस्था की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई है, जो आपको मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। इसकी जो जानकारी है एक उपनिषद जाबालोपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देखते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25, गृहस्थ आश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष के माने जाते हैं। देखिए सबसे लोकप्रिय जो आश्रम है वह है गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50। इसमें श्रेष्ठ क्यों कहा गया है कि उससे जो मनुष्य पर 3 प्रकार के जो ऋण होते थे उनकी मुक्ति गृहस्थ आश्रम में होती है। जैसे एक तो ऋषि ऋण होता है, ऋषि ऋण से मुक्ति कैसे मिलती है, वेदों का अध्ययन करने से, यानी कि विद्या का अध्ययन करने और कराने से ऋषि ऋण की मुक्ति, यानी ऋषि ऋण से ऊऋण होता है। पितृ ऋण से पुत्र जन्म से होती है, और देव ऋण यानी कि यज्ञ आदि करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। तो कहा जाता है गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार के ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा धर्म अर्थ और काम मोक्ष की जानकारी भी है, मोक्ष की नहीं है, धर्म अर्थ और काम की ही जानकारी हमें गृहस्थ आश्रम से मिलती है। इसके बाद अगर मोक्ष की बात अगर हम करते हैं तो मोक्ष में संन्यास आश्रम के माध्यम से ही आश्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि मृत्यु को मनुष्य प्राप्त करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। देखिए उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई, लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत बढ़िया थी। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल समय आता है उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती। क्यों होती है, क्योंकि उपनयन संस्कार भी नहीं होता था और वेदों का अध्ययन भी नहीं करवाया जाता था, इसीलिए स्त्रियों की स्थिति बहुत कमजोर है। इसके अलावा सभा और समिति में भाग लेने पर भी उन पर बाउंडेशन यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय उत्तर वैदिक काल में एक तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा का भी प्रचलन होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि स्त्रियों की
क्या है, स्थिति कमजोर। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में एक बात कही गई है कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। ये भैया जी ये उत्तर वैदिक काल की बात है, हम अपनी जो वर्तमान समय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति बहुत मजबूत है, ठीक है। लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो उपनिषद वृहदारण्य उपनिषद में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति था याज्ञवल्क्य और गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य एक संवाद होता है, और संवाद में क्या होता है कि इस याज्ञवल्क्य को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, और याज्ञवल्क्य में जो याज्ञवल्क्य जी है गार्गी को कहते हैं कि ज्यादा बोलना नहीं है आपको, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो मैं आपका सिर तोड़ दूंगा, यानी कि आपका सिर फोड़ दूंगा। तो यहाँ से भी हमें स्त्रियों की स्थिति की कमजोरी की बात हम यहाँ से हमें पता चलती है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं, वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बता दिया था, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं कौन कौन सी हैं, गार्गी, मैत्रेय और कात्यायनी। इसके अलावा और भी है जो आप फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। हम विवाह की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में जो विवाह है वो 2 प्रकार का विवाह होता था, और 2 प्रकार का विवाह कौन कौन से थे उसकी हम बात करते हैं। एक तो अनुलोम विवाह है, अनुलोम विवाह क्या होता है, और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। देखिए अनुलोम विवाह क्या होता है, पुरुष उच्च वर्ग का और महिला निम्न वर्ग की, तब उन दोनों की शादी होती है तो वो अनुलोम विवाह है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उच्च वर्ग का पुरुष यानी कि ब्राह्मण पुरुष और महिला निम्न वर्ग की क्षत्रिय कन्या, इन दोनों का विवाह होने से क्या होता है कि अनुलोम विवाह कहलाता है। इसके अलावा प्रतिलोम विवाह की अगर बात करें तो प्रतिलोम विवाह है, देखिए पुरुष तो कैसा होना चाहिए, निम्न वर्ग का, और महिला कैसे होनी चाहिए, उच्च वर्ण की, जैसे शूद्र पुरुष और वैश्य महिला, इनका विवाह होता था, वो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। आर्थिक जीवन की बात करते हैं। आर्थिक जीवन देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करें। देखिए डियर फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख व्यवसाय कृषि था, क्योंकि यहाँ लोहे का प्रयोग होने लगा है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक किस पर बल दिया जाता था, पशु पालन पर जोर दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि लोहे का प्रयोग यानी कि लोहे का आविष्कार या लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल के लोगों को हो चुकी थी। लोहे की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था, श्याम अयस या कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में जो अयस को तांबा या कांसा के नाम से भी पुकारा जाता था। देखिए शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। वो 4 क्रिया कौन कौन सी है, थोड़ा ध्यान से दीजिए, ध्यान से पढ़िए इसकी। देखिए कृषंत जुताई को कहते, तपंत बुहाई को कहते, लुणंत कटाई को कहते, और मृणंत मंडाई को कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है, काटक संहिता में किस बात का उल्लेख मिलता है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का प्रयोग, यानी कि इतना भारी हल था, 24 बैल मिलकर उसको खींचते थे, इसका उल्लेख काटक संहिता में हमें मिलता। अथर्ववेद की अगर बात करें, अथर्ववेद में खाद का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास, यानी कि यहाँ पर भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होने लगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो सामूहिक यानी कोई भी व्यक्ति खेत को जोत सकता था, निराई गुड़ाई कर सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते भूमि के स्वामी एक निजी व्यक्ति होने लगे। पशुपालन की अगर बात करें तो पशुपालन में उत्तर वैदिक हाथी को पशुपालन की अगर बात करें, उत्तर वैदिक काल में हाथी को भी पाला जाने लग गया, यानी कि हाथी की उपयोगिता के बारे में समझने लगे। उद्योग की अगर बात करें तो लोहे के उपकरण का प्रयोग होने लग गया। प्रमुख व्यवसाय कुंभकार था। व्यापार की बात करें तो व्यापार में देखिए व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु था, जो भी ऐसा ऋग्वैदिक काल में भी था। विदेशी व्यापार का उल्लेख मिलता है यहाँ पे। आभूषण की बात करें, सोने को निष्क कहा जाता था, चांदी को शतमान कहा जाता। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक में अपनी यही उत्तर वैदिक काल में जो टॉपिक शेष रह गए उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और मेरे साथ बने रहिए। और प्लीज़ अगर ऐसे आप लगातार मेरे साथ ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो टीके स्टडी क्लासेस को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।